अपनी पूरी हाइट पे मंगोल एम्पायर के पास 10 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स थे। ये एम्पायर था सी ऑफ जापान से लेके मेडिटेरेनियन तक, और आज तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा, सबसे बड़ा कंटीजुअस लैंड एम्पायर मंगोल्स का ही था। ये 10 लाख सोल्जर्स जिन जगहों से निकाले थे मंगोल्स ने, उस समय वहाँ पे कोई सेट सिस्टम नहीं था इतनी बड़ी आर्मी बनाने का। कोई पहले का कोई प्रेसिडेंट नहीं था जिसने बताया हो कि ऐसी आर्मी आप बना सकते हो, पर फिर भी मंगोल्स ने करके दिखाया। ये वीडियो मेरी एक सीरीज़ का हिस्सा है जिस सीरीज़ का नाम है द मंगोल वॉर मशीन। इस सीरीज़ में मैं अलग अलग वीडियोस बना के ये डिस्कस करूँगा कि कैसे मंगोल्स ने इतनी डेडली और इतनी इफ़ेक्टिव आर्मी बनाई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगोल आर्मी कैसे रिक्रूट की जाती थी, सोल्जर्स को कैसे भर्ती करते थे वो लोग, कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया था और कैसे उनको कमांड किया जाता था। कहानी शुरू होती है एक मिड लेवल स्टेप लीडर से जिसका नाम तेमुजीन था, जो आगे जाके चंगेज़ खान के नाम से पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। साल 1202 में वो एक लड़ाई करने जा रहा था अपने सोल्जर्स को लेके, पर लड़ाई के पहले उसने अपने सोल्जर्स के सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये थी कि एक बार दुश्मन को हरा दिया तो उसके बाद उसको पूरी तरह ख़त्म करना है। उसी के बाद हम प्लंडर शुरू करेंगे, यानी लूटना शुरू करेंगे। अगर हम लड़ाई में जीतते हैं तो प्लंडर तो हमको मिलेगा ही, पर अगर हम लड़ाई में हारते हैं तो हम एक सेट जगह पे जाके सब लोग आके वापस मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, दुश्मन को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया और हम प्लंडर लेने के लिए चले गए। ये अनाउंसमेंट बहुत ही रैडिकल, बहुत नई चीज़ की बात कर रही थी, और वो इसलिए क्योंकि इसके पहले तक जब ट्राइब्स में मंगोलिया में लड़ाइयाँ होती थी तो वो एक सेट बैटल कम बल्कि एक एक्सपीडिशन होता था जिसमें जो फाइटर्स लड़ने जाते थे, जो लीडर्स होते थे, उनका मेन पर्पस था प्लंडर इकट्ठा करना, यानी लूट इकट्ठा करके सामने वाले से ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा रिच होना। तो इसीलिए लड़ाइयों में ऐसा होता था अक्सर कि पहले आपने हमला किया और जब आपकी पोजीशन डोमिनेंट हो गई, मतलब आप जीत रहे हो, तो आप लड़ाई को थोड़ा साइड में करके दुश्मन का जो सामान है उसको लूटना शुरू कर देते थे। तो कई बार तो लड़ाइयों में ऐसा भी हुआ है कि आपने दुश्मन को पूरी तरह हराया नहीं, अभी दुश्मन भाग के चला गया है, पर जब वो देख रहा है कि अब आप अपना सामान भरने लग गए हो, लूट इकट्ठा कर रहे हो, उसमें उसने आके काउंटर अटैक किया और अब आप हार गए। ऐसे होता था। तो चंगेज़ खान ने अनाउंसमेंट करके ये कंफर्म कर दिया कि भैया अब जब तक हम दुश्मन को हरा के पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देते तब तक हम प्लंडर नहीं करेंगे। बात करते हैं कि मंगोल आर्मी को डिवाइड किस तरह किया गया था। ये बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे जिसमें 10-10 के मल्टीपल्स में यूनिट्स बनी होती थी। सबसे छोटी यूनिट थी 10 फाइटर्स की जिसको अर्बन कहते थे, फिर 100 जिसको जागुन कहते थे, 1000 जिनको मिनकन, और 10,000 जिनको टूमैन कहते थे। अगर इसी चीज़ को एक कंपनी या कॉर्पोरेट सेटअप में देखें तो जो सबसे 10 जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय हैं उन 10 लोगों की एक टीम बनती है, उनका एक टीम लीड होता है। फिर ऐसे 10 टीम लीड्स की फिर एक टीम बनती है, वो 10 टीम लीड्स ऊपर रिपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट हेड को, फिर 10 डिपार्टमेंट हेड्स मिलकर आगे डिवीजन हेड को रिपोर्ट करते हैं। आज हमको पता है कि भारत एक देश है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, आप हर जगह से सोल्जर्स को रिक्रूट कर सकते हो, पर उस ज़माने में जब कबीले थे अलग अलग और उनकी कोई कॉमन लॉयल्टी, कोई वफादारी नहीं थी, तब ये चीज़ बनाना बहुत मुश्किल था। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि चंगेज़ खान ने खुद इस तरह के डेसिमल सिस्टम का आविष्कार नहीं किया था। नॉर्थ एशिया में खितान और जुर्चेट लोगों के बीच में डेसिमल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करता था। चंगेज़ खान इस सिस्टम से पहली बार तब एक्सपोज हुए जब वो सेंट्रल मंगोलिया के केराइट कॉन्फेडरेशन के रूलर टोगरिल ओंगकान के अंडर एक जूनियर की तरह काम कर रहे थे। तो अगर ये सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता था तो चंगेज़ खान की मंगोल आर्मी के लिए ये इतना इफेक्टिवली क्यों काम किया? उसका कारण ये है कि चंगेज़ खान ने कैसे इस सिस्टम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। दूसरे स्टेप रूलर्स एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के ऊपर बस डेसिमल सिस्टम लगा देते थे, तो ट्राइब ए को यूनिट ए बना दिया, ट्राइब बी को यूनिट बी, ऐसे सो एंड सो फोर्थ। लेकिन चंगेज़ खान का मेथड ज़्यादा एग्रेसिव था। उन्होंने ट्राइब्स को ही इस सिस्टम के बीच में डिसॉल्व कर दिया, गुम कर दिया। अगर चंगेज़ खान किसी बड़ी ट्राइब को हराते थे तो उन ट्राइब्स को तोड़कर वो 1000 सोल्जर्स की मिनकत में डिवाइड करते थे। अगर किसी छोटी ट्राइब को हराते थे तो उनके सोल्जर्स को अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में मिला लेते थे। कमांडर्स को भी ये
इस बात की परमिशन थी कि वो अपने 1000 सोल्जर्स में कैप्चर्ड सोल्जर्स और अलग अलग ग्रुप से आए हुए लोगों को इंक्लूड कर सकते थे। तो इसका मतलब अब ऐसा हो सकता था कि अगर आप एक यूनिट में मार्च कर रहे हो, आपके साइड में जो मार्च कर रहा है वो उस ट्राइब से आता है जिस ट्राइब से आपकी सालों की दुश्मनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग परमानेंट थी। इसका मतलब एक बार आपको कोई यूनिट असाइन हो गई तो आपको जिंदगी भर उसी यूनिट में फंक्शन करना था। ऐसा नहीं था कि आपको यूनिट अच्छी नहीं लग रही तो आप चेंज करवा लोगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के शायद से ऐसा लगेगा कि अगर आसपास अलग अलग ट्राइब के लोग हैं तो आपस में दुश्मनी बहुत बढ़ सकती है, पर चंगेज़ खान ने ये होने नहीं दिया। वो जानते थे कि उस सोसाइटी में एक वॉरियर की लॉयल्टी, उसकी वफादारी सबसे पहले अपने ग्रुप के लिए, अपने क्लैन के लिए होती थी, अपनी ट्राइब के लिए होती थी। तो अगर ट्राइब के सोल्जर्स एक साथ रह के एक यूनिट में काम करते थे तो ऐसा होता था कि जब वो किसी बड़ी आर्मी के साथ अलग अलग ट्राइब्स के सोल्जर्स मिले हुए हैं तो कोई एक ट्राइब एक साथ डिफेक्ट कर जाती थी, मतलब मैदान में छोड़ के चले आते थे। पर जब उसने एक बार सबको मिक्स कर दिया तो अब हर यूनिट के अंदर मिक्स्ड ट्राइब्स के लोग होते थे, तो किसी एक ट्राइब के प्रति कॉमन लॉयल्टी बना पाना इम्पॉसिबल था। इसके अलावा चंगेज़ खान ने पूरी पॉपुलेशन को सप्लाई यूनिट्स में भी डिवाइड किया, जिन्हें औरक कहा जाता था। ये यूनिट्स आर्मी को मैन, सप्लाईज और इक्विपमेंट प्रोवाइड करते थे। चंगेज़ खान ने बेसिकली एक ऐसा स्टेट क्रिएट किया जो वॉर के लिए बना था, जहाँ 1000 मैन की मिलिट्री यूनिट ट्रेडिशनल ट्राइबल आइडेंटिटी को रिप्लेस करके सोसाइटी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गई। जब ये आर्मी स्टैब्लिश हुई थी तो इसमें 95 मिनकट थे, यानी 1000 मैन की 95 यूनिट्स, जिन्हें 88 नोयार्ड या कमांडर्स लीड करते थे। यूनिट के लेवल पे पूरी आर्मी को 3 मेजर कोर में डिवाइड किया गया था। बारागुन घर यानी राइट विंग, येउन घर यानी लेफ्ट विंग, और तोप या कोल यानी सेंटर या पिवट। चंगेज़ खां के टाइम पर बोरचू राइट विंग कमांड करता था, मुकली लेफ्ट विंग और नया सेंटर। और जब भी कोई फील्ड आर्मी कैंपेन पर भेजी जाती थी वो भी इसी 3 पार्ट स्ट्रक्चर को स्मॉलर स्केल पर रिपीट करती थी। हर कैंपेन आर्मी के ऊपर एक सुप्रीम कमांडर होता था, ओडलुग। इसका रोल रफली एक मॉडर्न फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट था। ओरिजिनली ये टाइटल सिर्फ 9 लोगों के पास था। ये चंगेज़ खान के बिल्कुल शुरुआती के दिनों के उनके कंपेनियन थे और आगे जाके जनरल्स बन गए। चंगेज़ खान यानी जो द ग्रेट खान की पदवी थी, जो सबसे ऊपर थे, वो ओडलुग को अपॉइंट करती थी। पर ओडलुग के पास ये फ्रीडम था कि वो अपने कमांडर्स चुन सकते थे। इन कमांडर्स को 2 मैन कमांडर्स कहते थे। तो ये 2 मैन कमांडर्स अपने 1000 कमांडर्स चूज करते थे और ये चेन नीचे तक जाती थी, फाइनली 10 की जो यूनिट थी उनके लीडर्स तक। बेसिकली हर लेवल अपने से नीचे वाले लेवल को अपॉइंट करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे आज एक मॉडर्न कंपनी में सीईओ अपने वाइस प्रेसिडेंट को चूज करता है, लेकिन पर्सनली इंटर्न्स का इंटरव्यू नहीं करता। तो ये जो मिलिट्री का स्ट्रक्चर था, जिस तरह से डिवाइड किया गया था मिलिट्री को, ये उस जमाने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड और इसीलिए बहुत इफेक्टिव था। तो आप किसी भी कमांडर को देख लिए, चाहे वो 10 सोल्जर्स का कमांडर है, चाहे 10 टीम लीड का कमांडर है, सबके पास एक ही ऊपर सीनियर ऑफिसर था जिसको उसको रिपोर्ट करना था। तो इससे हो ये रहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर जूनियर मोस्ट कोई सिपाही है तो डायरेक्टली चंगेज़ खान से बात कर रहा है, वो अपने सीनियर से बात करेगा, फिर उसका सीनियर अपने सीनियर से। तो ये चेन ऑफ कमांड पूरी तरह बना हुआ था। तो अपने सिस्टम तो बना लिया, पर इतने जो आपने 10, 1000, 100 का ग्रुप बना के रखा है, इसमें आप सोल्जर्स भरोगे कैसे? तो ये भर्ती के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मंगोल्स यूज करते थे सेंसस यानी जनगणना। नॉर्दर्न चाइना को इन्वेड करने के कुछ ही टाइम के बाद मंगोल्स ने सेंसस को अपना की रिक्रूटमेंट टूल बना लिया। जब भी कोई टेरिटरी मंगोल रूल एक्सेप्ट करती थी तो उसकी पूरी पॉपुलेशन को रजिस्टर करना एक स्टैंडर्ड स्टेप बन गया था। हर एडल्ट मेल को स्पेसिफिकली मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन के लिए रिकॉर्ड किया जाता था। एक आर्मीनियन क्रॉनिकलर ग्रिगोर ऑफ आक्नियर के अकॉर्डिंग 15 साल से लेकर 60 साल तक के आदमियों को मिलिट्री ड्यूटी के लिए फिट मानकर रजिस्टर किया जाता था, जबकि चाइनीज सोर्सेस अपर लिमिट को 70 साल तक भी लेके जाते हैं। एक्चुअली मिलिट्री इंडक्शन जो होता था वो जनरली 15 साल से 20 साल के बीच में होता था, डिपेंडिंग ऑन कि उस समय आर्मी को कितने एग्रेसिवली सोल्जर्स की जरूरत है। एक और बात, हर आदमी को आर्मी में सर्व करना जरूरी नहीं था। कुछ आदमियों को पीछे घरों में छोड़ के ये चीज़ करनी होती थी कि वो भेड़ों का ध्यान रख रहे हैं या खेतों को संभाल रहे हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, मंगोल्स किस हिसाब से एक कैप्चर्ड पॉपुलेशन में से फौजी को भर्ती करते थे उसका भी ड्राफ्ट रेट उन्होंने तय किया हुआ था। मिडिल ईस्ट में मंगोल्स हर 10 में से एक एडल्ट मेल को आर्मी में लेते थे। हान चाइनीज़ की आबादी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ रेट था हर 20 में से एक एडल्ट मेल। और ये ड्राफ्टिंग का रेट उन्होंने 1235 में सेट किया था जब उन्होंने एक सेंसस करवाया। तो अगर मंगोल्स बस एक बारबेरिक होर्ड होते
तो जितने भी लोग को कैप्चर कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों को या ऑलमोस्ट सबको ही भर्ती कर लेते, सारे एडल्ट मेल्स को। पर वो ऐसा नहीं करते थे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा था और ये एक स्पेसिफिक पॉलिसी थी जो ये बात दिखाता है कि मंगोल्स आर्मी के रिक्रूटमेंट को कितना सीरियसली ले रहे थे। सेंसस ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया मंगोल्स के लिए। मंगोल्स जिस रीजन की पॉपुलेशन को पूरी तरह कैप्चर करते थे वहाँ पे मिलिट्री हाउस होल्ड बना देते थे। रूल कुछ ऐसा था कि अगर एक मिलिट्री हाउस होल्ड में से कोई व्यक्ति कैंपेन पे गया हुआ है आर्मी के साथ और उसकी बीमारी या किसी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है, तो उस हाउस होल्ड को 100 डेज के अंदर एक दूसरा व्यक्ति भेजना होता था इस व्यक्ति को रिप्लेस करने के लिए। और अगर उस व्यक्ति की मौत कैंपेन पे लड़ाई के दौरान होती है तब उसी फैमिली को 1 साल की छूट मिलती थी, यानी 1 साल तक उसको किसी व्यक्ति को मंगोल आर्मी में नहीं भेजना था। तो ये सिस्टम देखिए आप, कैजुअलिटी का रिप्लेसमेंट का कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना के रखा था। और उसके ऊपर से उन्होंने अगर कोई फौजी मारा गया है तो उसकी फैमिली को बेरीवमेंट यानी मातम मनाने का भी टाइम दिया हुआ था उसी सिस्टम के अंदर। एक सिविलियन को, एक एडल्ट मेल को मंगोल आर्मी में भर्ती होते समय अपने अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करने पड़ते थे, खास करके अपने हेयर कट में। मैंने जिस किताब से रिसर्च किया उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया है, एक पैसेज में पूरा लिखा हुआ है कि कैसे एग्जैक्टली हेयर स्टाइल चेंज होती थी। दीज मेन शेव अ क्वार्टर ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड्स एंड फ्रॉम द फ्रंट कॉर्नर्स ऑफ दिस दे कंटिन्यू द शेविंग इन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द हेड एज फार एज द टेम्पल्स। मतलब सर पे एक चौकोर साइज का बाल वो शेव करते थे और उसके बाद दे ऑल्सो शेव देयर टेम्पल्स and neck to the top of the cervical cavity and their forehead in front to the top of the frontal bone. At the sides and the back of the head they leave the hair which they make into plaits. साइड के और पीछे के बाल बड़े छोड़ते थे और साइड के बालों को वो चोटी बना के आईब्रो तक आने देते थे। तो इतना इलेबोरेट हेयर कट आपको फौज में आते ही करना पड़ता था। और इससे होता यह था कि एक एडल्ट मेल अगर उसका इस हेयर स्टाइल में वो नजर आ रहा है तो उसको देखते ही पता चलता था कि ये मंगोल आर्मी का एक सिपाही है। अगेन आपको आज के टाइम में आप सोचेंगे इसको तो आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि फौजी जब भर्ती होते हैं तो उनका हेयर स्टाइल ऐसा हो जाता है। पर उस ज़माने में जब ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नया था तब मंगोल्स ये चीज़ कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि मंगोल्स अपनी आर्मी के रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को लेके उस ज़माने में कितने विजनरी थे। और मंगोल्स एक और चीज़ करते थे, वो हमेशा इस बात पर ध्यान रखते थे कि जो कैप्चर्ड टेरिटरी है उसके सारे एडल्ट मेल को किसी भी कीमत पे फौज में भर्ती नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे करें तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली चीज़, अगर एक साथ इतने लोगों को भर्ती कर लिया तो आपको खुद लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन लोगों को सप्लाई करने के लिए, उनको पूरी तरह सपोर्ट करने के। दूसरी दिक्कत यह है कि इतने सारे लोगों को एक साथ भर्ती कर लिया तो उनकी आबादी हो सकता है कि आपकी उस रीजन में जो आर्मी है उससे ज़्यादा उनकी आबादी हो जाए, और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है बगावत या म्यूटिनी कराने के लिए। और तीसरी दिक्कत ये थी कि अगर सारे लोगों को भर्ती कर लिया तो उस एरिया में मेहनत वाला काम कौन करेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी उस जगह। आर्मी में भर्ती करने का जो प्रोसेस था वो बहुत धीरे धीरे चलता था। नए आदमी पुरानी यूनिट्स में डाले जाते थे जहाँ पहले से एक वेटरन कोर मौजूद होता था, और ड्रिल के जरिए इन नए फौजियों को एग्जिस्टिंग यूनिट्स में मिलाया जाता था। इनकी ग्रोथ को जानबूझकर धीमा रखा गया था ताकि कोहिजन बनी रहे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज के ज़माने में अगर आप कंपनी चला रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं तो आप उसी पेस पे आपको नए लोगों को हायर करना चाहिए, नए लोगों को कंपनी में लाना चाहिए जिस पेस पे आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी ग्रो करनी है तो एक साथ 100 लोगों को भर्ती कर लिया, उनको ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। ये बात हो गई मंगोल आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट की यानी भर्ती की। अब बात करते हैं केशिक। केशिक फॉर्मली द ग्रेट खान का ऑफिशियल बॉडीगार्ड की टुकड़ी को कहते थे। शुरुआत में केशिक बहुत छोटी थी, इसमें 80 नाइट गार्ड्स और 70 डे गार्ड्स थे, और लड़ाई के दौरान इसमें 1000 आदमियों का स्कॉट होता था। पर साल 1206 के बड़े असेंबली में चंगेज खान ने केशिक को बढ़ाकर 1000 से 10,000 कर दिया, और कुबलाई खान के टाइम ये नंबर 12,000 तक पहुंच गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस केशिक में सिर्फ 1000 फौजी हैं, एकदम से उसमें 10,000 कैसे आ जाएंगे। ये 10,000 नंबर बनाने का प्रोसेस भी बहुत ब्रूटल पर बहुत इफेक्टिव था। चंगेज खान को ये बात इंश्योर करनी थी कि उसके फौज के अंदर जितने भी कमांडर्स हैं, चाहे वो टॉप लेवल के कमांडर्स हों या बहुत नीचे के, उन सब की लॉयल्टी, उनकी वफादारी चंगेज खान के साथ बनी रहनी चाहिए। इस वजह से वो इनके बेटों को फौज में भर्ती करा के अपने केशिक में शामिल कर लेता था। जो कमांडर मंगोल आर्मी के अंदर 1000 सोल्जर्स को कमांड करता था, उसका बेटा 10 साथी अपने साथ लेके आता था और एक छोटा भाई। जो कमांडर 100 लोगों को कमांड करता था, उसका बेटा 5 साथी लाता था और एक छोटा भाई।
जो कमांडर 10 फौजियों का था, उसका बेटा 3 साथियों को लेकर आता था और अपने साथ एक छोटा भाई। जब कमांडर का बेटा आ ही रहा है तो अपने साथ छोटा भाई लेके क्यों आएगा? ये जो छोटा भाई था ये बेसिकली एक हॉस्टेज था। जब तक बेटा और भाई खान के टेंट में थे तब तक दूर सरहद पे बैठा बाप वफादार रहता था, और ये जो साथ में एक छोटा भाई आता था उसको एक हॉस्टेज की तरह नहीं रखा जाता था। खान के हाउसहोल्ड के अंदर सालों के इंडोक्ट्रिनेशन के बाद वो हॉस्टेज एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट बन जाता था। किसी भी दूर बैठे गवर्नर या कमांडर ने अगर ऑर्डर मानने से मना कर दिया तो उसकी जगह लेने वाले आदमी पहले से ही तैयार खड़े होते थे। ये पॉलिसी एक साथ 2-3 काम करती थी। पहली चीज़ ये कि आपका जो कमांडर है उसकी लॉयल्टी आपके पास रहती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आपको कुछ हो जाता है लड़ाई के दौरान तो आपको रिप्लेस करने के लिए आपके ही ब्लड लाइन का एक दूसरा व्यक्ति आपकी पोजीशन लेने के लिए रेडी था, क्योंकि उसको इतने समय से मंगोल वॉरफेयर में, मंगोल के स्टाइल में उनको ट्रेनिंग मिल रही होती। केशिक में रहने वाले फौजी आर्चर्स होते थे और अक्सर वो लोग बाज भी पालते थे। आप देखेंगे कि मंगोल सिपाही या अक्सर चंगेज़ खान की भी जो पॉपुलर फोटोज़ होती हैं आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपको कंधे में एक बाज नज़र आता है। तो केशिक के सिपाही ये काम करते हैं। दरबान का काम, शराब पिलाने वाले, गाड़ियाँ संभालने वाले, कपड़े संभालने वाले, ऊँट और भेड़ चराने वाले, सब केशिक से ही आते थे। यहाँ तक कि चोरों को पकड़ने वाली जो पुलिस थी उसके भी बहुत सारे कर्मचारी केशिक में से निकलते थे। खान के सबसे भरोसेमंद वो गार्ड्स थे जो नाइट में ड्यूटी करते थे। खान का खाना सिर्फ नाइट गार्ड्स बनाते थे। रॉयल आर्मरी सिर्फ नाइट गार्ड्स के कंट्रोल में थी। शिफ्ट खत्म होने पे नाइट गार्ड्स तीर संभालने वालों के हथियार तक उतरवा देते थे और नाइट गार्ड्स को लीगल पावर्स भी थी। रात को खान के टेंट के आसपास घूमते हुए किसी भी आदमी को वो लोग लीगली अरेस्ट कर सकते थे। और अगर कोई भी ये पूछ भी लेता ना कि नाइट गार्ड्स कितने हैं ड्यूटी पे, कहाँ डिप्लॉयड हैं, तो उसे भी पकड़ लिया जाता था। खान का टेंट ऐसे तो मंगोल आर्मी के बीच में होता था, पर बाकी टेंट से वो लगभग 500 मीटर की दूरी पे होता था। तो अगर जो सबसे नज़दीक वाला टेंट भी है उसमें अगर कोई गद्दार है और वो तीर फायर करेगा तो उसका तीर खान तक नहीं पहुंच सकता। जब साल 1206 में चंगेज़ खान ने एक बड़ी असेंबली बुलाई, तब गार्ड्स जो केशिक वाले गार्ड्स थे वो 10,000 तक पहुंच चुके थे और तब तक वो एक स्टाफ एंड कमांड कॉलेज भी बन चुके थे। स्टाफ एंड कमांड कॉलेज यानी कमांडर और स्ट्रैटेजिस्ट बनाने वाले संस्थान। एंट्री इसमें बहुत कॉम्पिटिटिव थी। कैंडिडेट्स को पहले नीचे लेवल के कमांड में अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई यानी पहचाना जाता था। उसके बाद हर साल पूरी आर्मी में होने वाले एक कंपटीशन को क्लियर करना पड़ता था और सिलेक्शन हमेशा पूरी तरह मेरिट बेस्ड था। तो अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है और वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं आता वर्सेस कोई ऐसा परफॉर्मर है जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है पर वो किसी बड़े मंत्री से, बड़े फौजी से कनेक्टेड है, तो दोनों को बराबर चांस मिलता था और मेरिट में जो अच्छा करता था उसी को ऊपर जाने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि एक बहुत फेमस केस है जो मंगोल रिकॉर्ड्स में मिलता है, जहाँ खुद चंगेज़ खान का दामाद स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरा और उसे निकाल दिया गया। जो ऑफिसर इस प्रोसेस से होकर गुजरता था उसे स्टाफ वर्क की ड्रिल कराई जाती थी और एजुकेशन और ब्रीफिंग सेशंस में बैठना पड़ता था। इसके पीछे एजम्पशन एक ही था, केशिक का कोई भी गार्ड्समैन किसी भी वक्त एक पूरे ट्यूमन के कमांड संभालने के काबिल होना चाहिए। इस तरह के कॉलेज के अंदर फैकल्टी भी थी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी थे। कई सोर्सेस इस बात पे सहमत हैं कि खान की मिलिट्री स्टाफ में 11 सीनियर ऑफिसर्स थे और हर ऑफिसर एक सेक्शन का जिम्मेदार था। ये पूरा स्टाफ इंपीरियल गार्ड के अंदर बैठता था और फील्ड में हर ट्यूमन अपना छोटा वर्जन इसी ढांचे पे चलाता था। एक मेडिकल सेक्शन था जिसमें फिजिशियंस और हकीम अपना काम करते थे। फिर एक स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक कोर था जो नेगोशिएशन चलाता था और उसके साथ इंटरप्रेटर्स और स्क्राइब्स की एक यूनिट थी। और एक इंटेलिजेंस सेक्शन था, इसमें फील्ड एजेंट्स थे, नक्शा बनाने वाले थे और सर्वेयर्स थे। हर बैटल के बाद एक रिपोर्ट में एग्जैक्ट बॉडी काउंट एक जरूरी लाइन थी और इसका एक बहुत ही ब्रूटल एग्जाम्पल है। 1241 में एक लड़ाई हुई थी मंगोल्स की यूरोप के अंदर, इसको बैटल ऑफ लिग्नीस कहते हैं। इस लड़ाई में जब मंगोल्स जीते उसके बाद अपने हारे हुए कॉम्बैटेंट्स के जितने लोग मरे हुए थे उनके सबके उन्होंने कान काटे और बोरियों से भरा। कुल मिला के 9 बोरियां उन्होंने भर दी थी कानों से। और फिर इसका पर्पस बस यही था कि सबको निकाल के फिर काउंट किया जाए कि हमने कितने कॉम्बैटेंट्स को एक्चुअली ख़त्म किया। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी था ताकि मंगोल्स आगे आने वाले कैंपेन्स के लिए ढंग से प्रिपेयर कर पाएँ। जब कैंपेन पे मंगोल आर्मी चलती थी तो रात को जब उनको कहीं पे रेस्ट करना होता था तो कैंप हमेशा साउथ की तरफ मुंह करके लगता था। लेफ्ट विंग ईस्ट में होती थी और राइट विंग वेस्ट में, यानी पूरी तरह बैटल फॉर्मेशन तब भी जब वो आराम कर रहे हो। कैंप चलाने वाले ऑफिसर्स को युर्ची कहते थे। युर्ची यानी आर्मी का क्वार्टर मास्टर। युर्ची कैंप की साइड को चुनते थे कि कैंप कहाँ लगाना है, बाहर के साथ जो कम्युनिकेशन है उसके लिए अपना सेटअप बनाते थे और सप्लाईज का फ्लो मैनेज करते थे। युर्ची कोर ही मंगोल लॉजिस्टिक्स का वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम बात होती है। इसमें
उनके सबसे बड़े एसेट्स थे उनके ऊंट यानी कैमल्स। सप्लाई पॉइंट्स और मार्चिंग कॉलम्स के बीच में ऊंटों की लाइंस पे लाइन चलती थी, सिर्फ घोड़े नहीं। यानी ऊंटों की वजह से ही मंगोल आर्मी अपने बेसिस से बहुत दूर तक बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाते थे। तो केशिक सिर्फ वो संस्थान, वो जगह नहीं थी जहाँ पे ऑफिसर्स बनते थे, ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसके वजह से इसेंशियली पूरी मंगोल आर्मी चलती थी। मेडिसिन, डिप्लोमेसी, ट्रांसलेशन, कार्टोग्राफी, इंटेलिजेंस, सप्लाई, सब एक ही जगह। केशिक के अंदर 10 आदमियों का कमांडर रेगुलर आर्मी के 100 आदमियों के कमांडर के बराबर माना जाता था। और जब भी द ग्रेट खान को किसी कैंपेन के लिए एक ओवरऑल कमांडर चाहिए होता था तो जनरली केशिक में से ही चुनता था। जब भी बैटलफील्ड पे कोई डिफिकल्ट मनूवर करना होता था, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन या कोई बहुत ही डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करना होता था, तो उनको पता होता था कि साइड में जो यूनिट चल रही है उसका जो कमांडर है वो भी उसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग करके निकला है, और इस वजह से उन लोगों के बीच में एक तरह का कनेक्शन था। वहीं अगर आप यूरोपियंस में ये बात देखें तो जो जनरली मिलिट्री कमांडर्स होते थे वो एरिस्टोक्रेसी या नोबिलिटी से आते थे, यानी बहुत रिच लोग, और उनमें अक्सर आपस में कमांडर्स के बीच में एक राइवलरी की भावना होती थी और उनकी सबकी ट्रेनिंग अलग थी। कोई एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि मंगोल्स के पास था। केशिक के साथ साथ मंगोल्स एक और सिस्टम यूज करते थे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, इसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। इसमें एक यंग ऑफिसर एक लाइव कैंपेन पे एक सीनियर कमांडर, एक वेटरन के साथ जाता था और उसको कैंपेन पे ही ट्रेनिंग मिलती थी और उसको छोटे छोटे फैसले लेने की परमिशन मिलती थी। अब अगर वो छोटे फैसले में कुछ गड़बड़ किया उसने अगर, तो वहीं पे सीनियर कमांडर जो वेटरन है वो उसको चेक कर पाता था और करेक्शंस करके पनिशमेंट जो भी देके उसको वहीं पे संभाल पाता था। इससे फ़ायदा ये था कि आपने किसी यंग बंदे को डायरेक्टली आर्मी के साथ भेज दिया और कुछ गलती की तो वहाँ पूरी आर्मी का नुकसान हो सकता है, पर इस तरह के सिस्टम में आप एक सीनियर के साथ रह के लाइव कैंपेन पे सीख सकते थे। और सब लोगों को इस सिस्टम को फॉलो करना होता था, यहाँ तक कि द ग्रेट खान के खुद के बेटों को भी, उनको भी इस सिस्टम से रियायत नहीं मिली थी। और वो जब एज ए प्रिंस किसी सीनियर कमांडर के साथ जाते थे तो उस कमांडर को परमिशन थी कि वो प्रिंसेस को, जो कि द ग्रेट खान के बेटे हैं, उनको डांट सकें और कुछ बहुत बड़ी गलती की है तो वापस ग्रेट खान के पास भेज सकें। तो अगर आप एक रॉयल प्रिंस हैं तो आपको इस बात की परमिशन तो मिलती थी कि आप डिसीजन मेकिंग टेबल पे बैठ सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर एक्चुअल डिसीजन लेने की पावर सिर्फ उन कमांडर्स के पास थी जिन्होंने कैंपेन्स पे अपनी मेरिट को, अपने क्वालिटीज़ को प्रूव किया था। अब मंगोल आर्मी के अंदर प्रमोशन मिलने का सिस्टम क्या था? ये बहुत फेमस है कि मंगोल्स हमेशा मेरिट के बेसिस पे ही प्रमोट करते थे, पर ऑफिसर्स को लेके चंगेज़ खान की एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी थी। वो ये कहते थे कि वो बेस्ट वॉरियर को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर कोई वॉरियर इंडिविजुअल फाइट में बहुत अच्छा है तो यस, वो मे बी कुछ एनिमीज़ को ख़त्म कर सकता है, पर अगर वो अपने सोल्जर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो कभी नहीं समझेगा कि एज एन आर्मी क्या सही चीज़ें हैं आर्मी के लिए, क्या गलत चीज़ें हैं। सिर्फ इंडिविजुअल सोल्जर नहीं, उस सोल्जर के घोड़ों को खाना मिल रहा है कि नहीं, उनकी हालत कैसी है, जब बैटल होने जा रहा है, लंबे मार्च के बाद बैटल पे पहुंचने के समय क्या आर्मी और उसके घोड़े फ्रेश हैं, इन चीज़ों को समझने का आइडिया नहीं है तो व्यक्ति कितना भी अच्छा वॉरियर हो, एक ऑफिसर, एक कमांडर नहीं बन सकता। तो कमांडर उन्हीं लोगों को बनाया जाता था जिन्होंने ये चीज़ प्रूव की होती थी पहले कि वो अपनी यूनिट के साथ यूनिट की तरह सोच सकते हैं। जब आपका कमांडर एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले खुद बहुत ग्राउंड लेवल पे लड़ाई कर चुका है और उसको पता है कि क्या तकलीफ़ें होती हैं, तो ये ज़्यादा लाइकली है कि एज ए सोल्जर आप उसके ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, म्यूटिनी कम होगी, बगावत कम होगी। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है खुद नेपोलियन। जब नेपोलियन को एक बार उसके एनिमी कोalition ने हरा दिया था और उसको सेंट एल्बा के आइलैंड पे भेज दिया था, तो जब वापस वहाँ से बच के वो फ्रांस के अंदर आए और पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए नेपोलियन के खुद के एक फॉर्मर जनरल जिनका नाम मार्शल ने था, उनको भेजा गया एक फौजी की टुकड़ी के साथ। और मार्शल ने अपने एम्परर को, फ्रेंच एम्परर को ये वादा किया था कि मैं नेपोलियन को पिंजरे में डाल के आपके सामने पेश करूंगा। पर नेपोलियन का ऐसा वर्चस्व था, ऐसी पॉपुलैरिटी थी अपने ट्रूप्स के बीच में कि जब मार्शल ने उनको देखा तो साइड पलटी करके वो नेपोलियन की तरफ हो गए और फिर नेपोलियन इन सारे फौजियों को लेके पेरिस में गए थे। इतना इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका कमांडर अपने ट्रूप्स के बीच में पॉपुलर हो, और इसी वजह से मंगोल आर्मी का डिसिप्लिन आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मंगोल्स बहुत हार्श, बहुत क्रूरल पनिशमेंट भी देते थे। तो मान लीजिए कि जो सबसे छोटी फाइटिंग यूनिट है आर्मी के अंदर, जिसको अर्बन कहते हैं, जिसमें 10 सोल्जर्स होते हैं, मान लीजिए कि इसमें से 2 भी भाग गए अगर, तो 8 लोग नहीं भागे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, पर
अगर 2 भागे हैं तो उन 8 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। बाकी सोल्जर्स के बीच में ये डर पैदा करने के लिए कि आप भाग नहीं सकते। मंगोल्स एज ए यूनिट ही या तो जीतते थे या हारते थे, जीना मरना उनका एज अ यूनिट ही होता था, और ये डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोल कमांडर्स लड़ते कैसे थे? जनरली कमांडर्स कभी भी फ्रंट लाइन में अपने ट्रूप्स के साथ नहीं होते थे, वो जनरली ट्रूप्स के पीछे होते थे, और वहाँ से वो सिग्नल्स के थ्रू यानी आग के जरिए या मैसेंजर्स के जरिए, झंडों के जरिए रिट्रीट या काउंटर अटैक करने का ऑर्डर देते थे। कोई कमांडर 1000 फौजियों का कमांड उसको तब तक नहीं मिलता था जब तक उसने 100 को और 10 को पहले कमांड नहीं किया। इस एक्सपीरियंस की वजह से उन कमांडर्स को पता होता था कि उनके पीछे के जो 10, 100, 1000 फौजी हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस कमांड के स्टाइल का एक जर्मन नाम है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट टैक्टिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने जूनियर्स को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना है, मिशन बताना है उनका, उस मिशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है, ये आपके ट्रूप्स खुद से डिसाइड करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि आपके सोल्जर्स को वो इंसेंटिव मिलता है कि वो नए तरह से सोचते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, और उनको पता है कि उनका अप्रोच अगर सक्सेसफुल हुआ तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि मेरिट बेस्ड प्रमोशन था। मंगोल आर्मी हमेशा अलग अलग कॉलम्स में मार्च करती थी, और कॉलम्स कभी कभी एक दूसरे से 50 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलते थे। सारी आर्मी एक साथ नहीं है, वो टुकड़ों में डिवाइडेड है, और हर कॉलम के थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे और फ्लैंक्स पे स्क्रीनिंग यूनिट्स रहती थी, यानी कुछ ऐसे फौजी जो मेन कॉलम से 100-150 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। तो देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी कुछ भी खतरा अगर आपकी यूनिट पे आने वाला है तो डायरेक्टली आपका मेन कॉलम उससे एक्सपोज नहीं होगा, पहले स्क्रीनिंग यूनिट्स उस खतरे को भाप के आपको इन्फॉर्म कर देगी। और इस तरह से अलग अलग कॉलम्स बनाने का चलने का ये भी फायदा था कि आप एनिमी को ढूंढते वक्त अलग अलग चल रहे हो, पर जैसे ही दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली तो एक साथ तेजी से एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हो। इसको आप कंपेयर करिए यूरोपियन जनरल्स और उनके लड़ने के स्टाइल से। कमांड मिलती थी आपको पैदाइश से, तो अगर आप रॉयल फैमिली में पैदा हो गए तो आपको कमांड मिल जाएगी, आपको मेरिट नहीं दिखानी है आपकी। उसके ऊपर से यूरोपियन कमांडर्स मिली के बीच में लड़ते थे, यानी अगर हैंड टू हैंड फाइटिंग चल रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनका जो ओवरऑल कमांडर है वो भी उसके बीच में लड़ रहा है। अप्रैल 1241 लीगनीड्स, सिलेसिया का ड्यूक था हेनरी द पायस। जब हेनरी के कैवलरी ने देखा कि मंगोल सेंटर टूट रहा है तो कैवलरी उसके पीछे दौड़ी, पर यह मंगोल्स का एक ट्रैप था। हेनरी मंगोल्स के घेरे में आ गए और मार दिए गए। हेनरी के मरते ही आर्मी का कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो कमांड हेनरी से अलग कभी किसी और ने किया ही नहीं था। अब इसको आप कंपेयर करिए एक बहुत फेमस मंगोल कमांडर जनरल सुबेताई से। सुबेताई द ग्रेट खान के खुद के घर में एक नौजवान मजदूर के तौर पे आया था घोड़ों की देखभाल करने के लिए। वहाँ से पहले वो 100 सोल्जर्स का कमांडर बना, फिर 1000 का कमांडर बना, फिर जेबे का अप्रेंटिस, और फिर वैनगार्ड कमांडर। जेबे की मौत के बाद पूरे एक्सपेडिशन का अकेला कमांडर फिर सुबेताई बन गया। साल 1223 में खालका रिवर पे सुबेताई ने एक कंबाइंड रशियन किपचक आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। दुश्मन के इलाके में करीब 8000 किलोमीटर मार्च करके बिना किसी रीइंफोर्समेंट के। कंपैरिजन के लिए आपको बताऊं तो ये डिस्टेंस कितना है, कश्मीर से कन्याकुमारी जाके आप वापस आ सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो मंगोल्स ने सिस्टम ही ऐसा क्रिएट कर दिया था जिससे उनके पास एक के बाद एक ऐसे मिलिट्री जीनियस निकलते थे जिन्होंने मंगोल्स को वो विक्ट्रीज लंबे लंबे डिस्टेंसेस मार्च करके दिलाई जो उस ज़माने के लिए बाकी किसी भी आर्मी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती थी। ये सारी बातें जो मैंने रिसर्च की है वो इस किताब से की है। इसका नाम है द मंगोल आर्ट ऑफ वॉर, और इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स में मंगोल आर्मी क्यों इतनी इफेक्टिव फाइटिंग मशीन थी उसके बारे में बात की है। इस किताब को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी एक सीरीज़ है द मंगोल वॉर मशीन, उसका पहला एपिसोड था। मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में मंगोल्स की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे काम करता था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को कैसे इस्तेमाल करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग एपिसोड में बात करूंगा। अगर आप जिज्ञासिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं रेगुलरली एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज़ करता रहता हूं, और मेंबर बनने के लिए आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में एक ज्वाइन बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टीयर्स और उनमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।